नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत और प्रेरक जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा पर चर्चा की, कैसे नरेंद्रनाथ ने विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की। उनकी अदम्य ऊर्जा, खेलों में सर्वश्रेष्ठ रहने की कला और नेतृत्व क्षमता ने उनके व्यक्तित्व को निखारा, साथ ही उनके आत्मत्याग और करुणा की भावना ने उन्हें अपने साथियों का आदर्श बना दिया। अंग्रेजी का विरोध करने के बावजूद इसमें भी महारत हासिल की। इस भाग में हम नरेन की बुद्धिमत्ता, साहस और दृढ़ निश्चय के अद्भुत पहलुओं से परिचित होंगे, कैसे उन्होंने स्कूल के कड़े अनुशासन को सहा, अपने सिद्धांतों पर डटे रहे और अपनी तीव्र स्मरण शक्ति और अद्वितीय नेतृत्व गुणों से सभी को प्रभावित किया। नरेन खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाकर चलते थे। अपने साथियों के बीच उनकी अपनी उपस्थिति प्रेरणादायक थी। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुनें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। प्रारंभिक शिक्षा एवं आध्यात्मिकता की झलक, एपिसोड 8। पिछले भाग के अंत में हमने सुना कि एक अहाते में एक चंपक का पेड़ था और अक्सर वहाँ विवेकानंद एकांत में बैठा करते थे और वहाँ के एक बूढ़े बाबा ने ब्रह्म राक्षस के नाम पर उनको डराया और साथ ही साथ यह भी देखा कि जैसे वे बूढ़े बाबा समझाकर निकले, फिर से विवेकानंद अपने स्वभाव के अनुरूप उसी पेड़ पर जाके बैठ गए। आगे इस यात्रा को जारी रखते हैं और सुनते हैं अगली गाथा। जय स्वामी विवेकानंद। एक बार उस शापित पेड़ से झूला झूलते हुए देखकर उसी दोस्त के पिता ने उन्हें अपने घर में बुलाया और पूछा, तुम सारा दिन खेलते रहते हो, एक घर से दूसरे घर जाते रहते हो, क्या तुम कभी पढ़ते नहीं? नरेंद्र ने उत्तर दिया, महाशय मैं पढ़ता भी हूं और खेलता भी हूं। फिर उनकी परीक्षा ली गई। भूगोल और गणित में उनकी परीक्षा ली गई। फिर उन्हें कविताएं सुनाने को कहा गया। परीक्षक को आश्चर्य हुआ कि उनसे जो कुछ भी पूछा गया था, उन्होंने सबके उत्तर से अपने परीक्षक को संतुष्ट किया था। फिर प्रश्नकर्ता ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटे तुम्हारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तुम्हारे पिता लाहौर में हैं। उस समय विश्वनाथ लाहौर में थे। नरेन ने अपने दोस्त के पिता को आश्वस्त किया कि वह सुबह पढ़ता है और उनकी मां भी उनका मार्गदर्शन करती है। हालांकि उस व्यक्ति ने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन उसने लड़के की बुद्धि की महानता को पहचान लिया था। उसने नरेन के आगे के जीवन को बड़ी दिलचस्पी से देखा और कहा, बेटे तुम एक महान आदमी बनोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। नरेन अपने दैनिक पाठों की तैयारी में असाधारण तत्परता दिखाते थे। उन्हें पूरा करने के लिए 1 घंटा पर्याप्त होता था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी कि किसी भी पुस्तक को बहुत ही तेजी से पढ़ लेते थे और कुछ ही समय में उसे याद कर लेते थे। फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अपने विद्यालय में अपनी कक्षा के सबसे अव्वल छात्र थे।
फिर भी मौज मस्ती के लिए उनके पास बहुत सारा समय बचता था। परीक्षा से केवल 2 या 3 महीने पहले वे अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से जुट जाते थे। वे अंग्रेजी, इतिहास और संस्कृत में निपुण थे, लेकिन गणित से घृणा थी। इस मामले में उनके विचार अपने पिता की तरह थे, जो गणित को किराने का काम कहते थे। हालांकि नरेन का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा था, लेकिन मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में इन दिनों वे बहुत ही क्रोनिक अपच से पीड़ित रहे, बहुत दुबले हो गए। उन्हें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की तीव्र इच्छा होने लगी जो उनके लिए विशेष रूप से हानिकारक थे। हालांकि इससे उनका स्वभाव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। ना तो उनकी पढ़ाई और ना ही उनकी जीवन शक्ति प्रभावित हुई। वे पहले की ही तरह ऊर्जावान, खुशमिजाज, दयालु और साहसी थे। नरेन के मनोरंजन में शारीरिक श्रम शामिल नहीं था। बचपन से ही वह चित्र बनाने में माहिर थे। आवाज उतनी ही मधुर थी। किसी नाटक में एक बार कोई भी गाना सुनकर तुरंत उसे सीख लेते थे। अपने सहपाठियों के साथ नरेन तुरंत घुल जाते थे। जब भी फुर्सत मिलती, विद्यालय में उनके साथ खेलते, कहानियां सुनाते, गाने गाते या बेहतरीन नकल करके उन्हें हंसाते। अक्सर अपने दोस्तों को चिढ़ाते या उनके साथ शरारतें करते, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इन सब के जरिए वह सबको अपनी ओर खींच लेते थे और अपना बना लेते थे। 5 मिनट में वह किसी को भी जीत सकते थे, किसी को भी बातों में मात दे सकते थे, और उन्हें कोई भी मात नहीं दे सकता था। गजब की सूझबूझ थी और तात्कालिक रूप से बात करने की असीम क्षमता थी, जिसे प्रत्युत्पन्न मतित्व कहते हैं। और नरेन कभी उदास नहीं होते थे। दूसरों को हंसाना बखूबी जानते थे। अपने सभी दोस्तों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अपार शक्ति छिपी हुई थी उनमें। कई वर्षों बाद लंदन में स्वामी विवेकानंद ने श्री E.T. स्टर्डी, जो कि उनके एक अंग्रेजी शिष्य थे, उनसे कहा, स्टर्डी, बचपन में मैं अपने अंदर एक अटूट शक्ति को उभरता हुआ देखता था, जो मानो मेरे पूरे शरीर में भर जाती थी। मैं बेचैन हो जाता था और चुप नहीं रह पाता था। यही कारण था कि मैं हमेशा बेचैन रहता था। अगर मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं शरारतें करने लगता। अगर मुझे 3 या 4 दिनों तक चुपचाप बैठा दिया जाता
तो मैं या तो गंभीर रूप से बीमार हो जाता या पागल हो जाता था। मेरे अंदर हर समय कंपन होता रहता था, मानो कि मैं कुछ करने के लिए अंदर से बेचैन हूं। इतनी बेचैनी के बीच भी कभी कभी ऐसा लगता था कि वे किसी प्रेरणा से अभिभूत हो गए हों, मानो उनका मन उनके शरीर से बहुत दूर चला गया हो। फिर वह हवा में किसी चीज को देखते हुए दिखाई देते और उनका चेहरा इतना गंभीर हो जाता कि उन्हें जो भी देखता उसे हैरानी होती और उसकी सारी हंसी और मस्ती गायब हो जाती। कभी कभी कुछ देर चुप रहने के बाद नरेन बोल उठते, मैं राजा बनूंगा और राजा बनूंगा तो यह करूंगा, ऐसे करूंगा, ये इस तरीके से करना चाहिए, अब ऐसे किया जाएगा। ऐसा लगता था कि उस समय उनके शब्दों का उनके द्वारा अभी अभी कही गई बात से कोई संबंध नहीं था। कभी कभी वह जोर जोर से एकालाप करने लगते। ऐसे समय में मानो सबसे अलग हो जाते। जब वह मनोदशा खत्म हो जाती तो वे सामान्य हो जाते और शर्मिंदगी से अपना चेहरा झपकाते हुए खड़े हो जाते और फिर से वही शरारती लड़का सामने आ जाता था। उन्हें कभी कभी इस तरह का व्यवहार करते देखकर उनके साथ खेलने वाले साथी स्नेह से या मजाक में अक्सर उसे पागल कहते थे। वे कहते थे कि वह हंसी मजाक और मौज मस्ती में बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा पागल है। कभी कभी पता नहीं चलता कि वह क्या कह देगा। नरेन के बचपन में कई कठिन अनुभव हुए, लेकिन एक सुबह क्लासरूम में जो हुआ उससे ज्यादा कठिन तो कुछ भी नहीं था। यह घटना नरेन की जन्मजात दृढ़ता को दिखाती है। संस्थान के एक शिक्षक बहुत ही बुरे स्वभाव के थे और जब उन्हें लगता था कि अनुशासन की जरूरत है तो वे लड़कों को बुरी तरह पीटने लगते थे। एक दिन जब वे एक लड़के को बुरी तरह से डांट रहे थे तो नरेन घबराहट में हंसने लगे। वे क्रूरता के प्रदर्शन से घृणा करते थे। अब शिक्षक को फिर से क्रोध आया और इस बार शिक्षक ने अपना क्रोध नरेन पर निकाला, घूंसे बरसाए और कहा कि वह वादा करे कि वह फिर कभी उन पर नहीं हंसेगा। जब नरेन ने यह कहने से मना कर दिया तो शिक्षक ने न केवल पिटाई फिर शुरू कर दी बल्कि उनके कान भी पकड़ लिए, यहां तक कि लड़के को बेंच से उठाकर कान को चोट पहुंचाई, जिसके कारण कान से खून बहने लगा। फिर भी नरेन ने वादा करने से इनकार कर दिया।
क्रोध से फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाया, मेरे कान मत खींचो, कौन होते हो तुम मुझे पीटने वाले? ध्यान रखना, मुझे फिर से मत छूना। सौभाग्य से इस समय पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ गए। नरेन ने फूट फूट कर रोते हुए उन्हें बताया कि क्या हुआ था। फिर अपनी किताबें लेकर नरेन ने घोषणा की कि वह हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं। विद्यासागर उन्हें अपने कार्यालय में ले गए, सांत्वना दी। बाद में स्कूल में चल रहे अनुशासनात्मक उपायों की जांच की गई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। लेकिन नरेन की मां, जिस पर वह हमेशा भरोसा करता था, उन्होंने जब यह सुना तो बहुत क्रोधित हुई। नरेन से कहा कि अब वह स्कूल ना जाए। लेकिन अगले दिन नरेन ऐसे विद्यालय गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लंबे समय तक उनका कान ठीक नहीं हुआ। बचपन में भी नरेन दृढ़ निश्चयी और निडर थे। अभी जिस घटना का वर्णन हुआ, उससे पहले एक अन्य शिक्षक ने उन्हें पीटना चाहा था, क्योंकि उसे लगा था कि उन्होंने भूगोल में गलती की है। नरेन ने जोर देकर कहा कि वह सही है। क्रोधित होकर शिक्षक ने उसे अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा। नरेन ने ऐसा किया और उसकी हथेली पर बार बार वार किया गया। कुछ नहीं कहा उसने। कुछ ही देर बाद शिक्षक ने देखा कि गलती उसी की थी। उसने नरेन से माफी मांगी और उसके बाद से उसका सम्मान करने लगा। इस अवसर पर भी नरेन अपनी मां के पास गए। मां ने सांत्वना देते हुए कहा, यदि तुम सही हो तो क्या फर्क पड़ता है? कभी कभी अन्यायपूर्ण और अप्रिय हो सकता है, लेकिन जो तुम्हें सत्य लगता है तुम वही करो, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार उसे कष्ट उठाना पड़ा। कई बार उसे अपने सबसे करीबी और प्रिय लोगों द्वारा भी गलत समझा गया। जब उसने ऐसा रास्ता अपनाया जो उन्हें अजीब लगा, लेकिन जो उनके लिए आवश्यक था। उन्होंने जो कहावत सीखी थी, जिसका उन्होंने जीवन में पालन किया था, वो यह था कि अपनी बात पर अड़े रहो, चाहे जियो या मर जाओ। चूंकि नरेन को एक रास्ता से नफरत थी, इसीलिए उन्हें हर दिन नए नए सगल करने पड़ते थे। लेकिन वे इतने पवित्र थे और परिवार में जो प्रशिक्षण दिया गया था वह इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। सत्यवादिता
उनके जीवन की रीढ़ थी और वे हमेशा इसका आनंद लेते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, ध्यान के प्रति उनकी रुचि और भी तीव्र और गंभीर होती गई। वे रात में ध्यान करने लगे और जल्द ही उन्हें अद्भुत दर्शन होने लगे। और ये सब तब हुआ जब उनकी दिन की गतिविधियां और उनकी बेचैनी भी साथ में चलती रही। मनोरंजन के लिए नरेन ने एक शौकिया नाट्य पार्टी का आयोजन किया और अपने घर के पूजा कक्ष में नाटक प्रस्तुत किए। लेकिन कुछ प्रदर्शनों के बाद उनके चाचा नाराज हो गए और उन्होंने मंच तोड़ दिया। इसके बाद नरेन ने घर के आंगन में एक व्यायामशाला शुरू की, जहां उनके दोस्त नियमित शारीरिक व्यायाम करते थे। यह उद्यम कुछ समय तक फलता फूलता रहा, जब तक कि उनके एक चचेरे भाई ने अपना हाथ नहीं तोड़ लिया। इस बार फिर से चाचा ने सहानुभूति में बहुत कमी दिखाई और व्यायामशाला के सारे उपकरणों को नष्ट कर दिया। जय स्वामी विवेकानंद।